प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा का जो पेपर होगा आपका, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। 803 इसका कोड है। इससे पहले 801 और 802 जो है सब्जेक्ट हमने करा दिए हैं। अब यहाँ पे हम विचार करेंगे कि यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे लिखित उत्तर भी है। और सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपके पीडीएफ नोट्स जो हैं प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप लोग जब भी चाहें ले सकते हैं। मेथड क्या है लेने का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नोट्स लेने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। जो प्रथम वर्ष के नोट्स हैं वो 499 में सभी सब्जेक्ट के, यानी कि जितने भी आप विषय आपने चूज किए हैं उसके हिसाब से मिल जाएंगे आपको। सारे सब्जेक्ट 499 में सारे सब्जेक्ट मिलेंगे एक बार में ही। और इसी तरह से सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, आपके कोई दोस्त हो, मित्र हो, बड़ा भाई हो, तो उनका 599 में जो है ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध है नोट्स के माध्यम से, जो कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं जो वीडियो में, यही नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको सिंपली करना क्या है, गूगल पे या फ़ोन पे करना है। नंबर आपके सामने गूगल पे या फ़ोन पे का दिया गया है, और इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप चलता है। इस व्हाट्सएप पे जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे, और अपना ईयर लिख देंगे कि आपको कौन से ईयर का जो है पेपर का पीडीएफ चाहिए, तो वो सारे के सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ आपको भेज दिए जाएंगे। इन आपका जैसे ही पेमेंट रिसीव होता है, इमीडिएट जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं, इमीडिएट जो है आपको उसका पूरा पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि आप 803 नंबर पेपर देख रहे हैं, पूर्व बाल व्यवस्था परिचर्या एवं शिक्षा का। जैसे ही आप ये क्वेश्चन पेपर तैयार कर लेते हैं, तो इसके अलावा आपको 801 भी तैयार करना है, 802 भी तैयार करना है। 803 तो आप पढ़ ही रहे हैं, तो 801 यानी कि जो विद्यार्थी, जो हमने लास्ट ईयर बच्चों को बताया था कि आपको जो है स्टार्टिंग में सारे पेपर्स को पढ़ लेना है, यानी कि 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, इस तरह से जो आपके जितने भी विषय आपने लिए हैं, जो आपने चूज़ किया है, वो सारे विषयों को पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ लेते हो, तो उसके बाद आपको कोई भी विषय जो है दुःख नहीं करेगा, मतलब कि आपको परेशानी नहीं होगी। फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि 801 में जो क्वेश्चन है वो 803 से उठा के पूछा जा सकता है। 802 जो आपका कोड पेपर है, उसमें 803 का क्वेश्चन आ सकता है। 803 में जो है 801 का क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। 802 का क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। 804 का क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखना है, यानी कि आपके सारे के सारे सब्जेक्ट जो है इंटर रिलेटेड हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जितनी जल्दी हो सके आप इनको तैयार कर लें। आपके पास मात्र 2 महीने का समय है, 2 महीने बाद में है जो आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। पहला जो प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, समावेशी शिक्षा के लाभ लिखिए। यहाँ पर लाभ आपसे पूछा गया, समावेशी शिक्षा के लाभ क्या होते हैं? तो भैया ये सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है, यानी कि डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। साथ ही साथ व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्वागत करता है। अलग-अलग भिन्नताएँ हैं, फिर भी जो है ये उन इंडिविजुअल्स को, उन लोगों को जो है क्या करता है कि भैया हमारे समावेशी शिक्षा में आप शामिल होइए और शिक्षा ग्रहण करिए। समायोजन की समस्या को दूर करता है, यानी कि जो भी आपकी समस्याएँ हैं समायोजन की, वो सारी की सारी जो है उसको दूर कर देता है। आवश्यकताओं पर आधारित होता है, ठीक है? साथ ही साथ कैसी आपकी आवश्यकता है उस पे आधारित होता है। अधिकतम जो है इसमें विकास होता है बच्चों का, बाल विकास जो है सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाता है समावेशी शिक्षा में, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के बच्चे जो है पढ़ने को आपको देखने को मिलते हैं। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए जो है, मतलब आप जो है किसी परेशानी का अनुभव ना करें, इसलिए समावेशी शिक्षा का जो है लाभ है हमारा। सहयोग की भावना डेवलप करता है, यानी कि हम जो है एक दूसरे का सहयोग करें, ये भी भावना डेवलप करता है। साथ ही साथ जो है प्रत्येक वर्ग का समावेश होता है। मैंने जैसे बताया आपको कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऊंची जाति नीची जाति का बच्चा ही पढ़ेगा, इसमें सारे बच्चे पढ़ेंगे, मिडिल क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, ठीक है? तो ये सारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं। तो इसमें ये चीज़ एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है, और बच्चे जो है इनसे सीखते हैं। इसमें 9वाँ पॉइंट जो है सामाजिक संपर्क, यानी कि हम सोशल जो है कॉन्टैक्ट या इंटरेक्शंस जो है बनाते हैं। अलग-अलग तरह के सामाजिक समूह से जुड़ते हैं, दूसरे समाज को समझते हैं अपने समाज के अलावा। और अभिभावकों के दृष्टिकोण में बदलाव देखने को मिलता है कि बच्चे जो है समावेशी शिक्षा में गए हैं, वहाँ पे हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, और उनका भी जो है एक विचार जो है डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से जो है इसके आंसर्स लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन अगर छोटा रहता है, आपको ब्लूप्रिंट भी मिल जाएगा इसके साथ में। जब आप नोट्स परचेज़ करेंगे तो आपको जो है ब्लूप्रिंट भी मिलेगा। उसमें कौन-कौन से चैप्टर्स हैं, कितने नंबर के हैं, ये भी बताया गया है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, कितने एमसीक्यू बनेंगे, कितने फिल-अप्स बनेंगे, कितने 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे, कितने 2 मार्क्स क्वेश्चन बनेंगे, और कितने आपके 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे। सारी चीज़ें जो है हमने
उस ब्लूप्रिंट में दे रखा है, यानी कि बोर्ड ने दे रखा है। हम आपको उसमें नोट्स के द्वारा जो जैसे ही आप नोट्स परचेज करेंगे तो ब्लूप्रिंट जो है हम दे देंगे आपको। अगला जो प्रश्न बनता है, जैसे कि अगर मैं इस वीडियो को पूरा पढ़ पढ़ के आपको समझाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन जहां पर जो चीज़ें समझाने की है वो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ आपको इस तरह से करना है। कभी भी कोई क्वेश्चन पेपर आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से समझना है, और जो भी उससे समझने के बाद में आपको जो भी उससे डायरेक्ट जो आपको आंसर याद आ रहा है उसको लिखना है। क्वेश्चन पेपर को खाली नहीं छोड़ना है। लास्ट ईयर बच्चों को जब मैंने बताया था ये बातें, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा किया था। और मैं बताऊंगा ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और आपके लिए भी कि 90% से अबव रिजल्ट जो है हमने डीएलएड का दिया था। ये बहुत बड़ी बात है कि 90% से अबव रिजल्ट जो है देना, क्योंकि आज से पहले जब हमने ये नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, इससे पहले जो है 70% से ऊपर रिजल्ट नहीं जाता था। अभी जो है 90% हमने पहुंचा दिया है, और इस बार प्रयास करेंगे कि 99 98 100 के आसपास भी लेके जाएं आप लोगों को। तो ये सारे नोट्स को जितना जल्दी आप परचेस करके पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वीडियो से पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल आपका इंटरनेट का जो चार्जेस हैं वही लगते हैं। लेकिन नोट्स को जितना ज़्यादा आप जो है खुद लिख कर के पढ़ें, यानी कि प्रिंट आउट कराएं, उसको समझें, अंडरलाइन करें, वो बेहतरीन होता है नोट्स को पढ़ने का तरीका। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, ECCE की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। कभी कभी आपसे जो है ये क्या पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ये ध्यान रखना है। तो इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, तो कुछ आवश्यकताओं को मैंने यहाँ पे 5 पॉइंटों के माध्यम से आपको समझाया है कि ECC में बच्चों के स्वास्थ्य एवं भोजन की पोषणीयता पर जो है जोर देता है। जो भी पोषण की सामग्री है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, ECC जो है ये प्रोवाइड कराता है। बच्चे अपने परिवेश से ज़्यादा सीखते हैं और मस्तिष्क एवं शरीर शरीर की विधि आश्चर्यजनक से जो है होती है, यानी कि जो वृद्धि है यहाँ पे वृद्धि होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बच्चे जो है परिवेश से ज़्यादा सीखते हैं, परिवेश मतलब अपने आस पास का जो वातावरण होता है ना उससे ज़्यादा सीखते हैं। इस तरह से आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, मानवीय समाज का एकीकृत कार्य है जिसका विकास करने वाली पीढ़ी को समृद्ध किया जा सकता है। यानी कि ईसीसी की आवश्यकता किस लिए है, ये मानवीय समाज के लिए जो है एकीकृत कार्य करता है और आने वाली पीढ़ी को जो है ये समृद्ध बनाता है। ये कहने का तात्पर्य है इसका। आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जितना आप अपने वर्डों का यूज करेंगे उतने ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ईसीसी में बच्चों के मजबूत नींव यानी का जो उनका फाउंडेशन है वो तैयार किया जाता है, और उनका विकास जो डेवलपमेंट है वो उसके लिए ज़रूरी है। तो ईसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उनको नींव की मजबूती और साथ ही साथ उनका विकास। और खेल-खेल में शिक्षा तथा आनंद में शिक्षा, प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा के मजबूत करने की ज़रूरत है। यानी कि ईसीसी की आवश्यकता क्यों है ज़रूरी? तो ये भैया खेल-खेल में शिक्षा देता है, साथ ही साथ आनंद की भावना जगाता है, और प्रारंभिक बाल अवस्था में जो है ये सारी की सारी भावनाएँ जो शिक्षा की होती है उसको मजबूत करता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये समझ में आया आपको? इस तरह से पूर्व बाल्यावस्था को आपको समझाना है कि पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है। पूर्व बाल्यावस्था हमारी जो है 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। तो कभी-कभी क्वेश्चन बनता है कि खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? क्वेश्चन एग्ज़ामिनर घुमाता है, ध्यान रखना है। तो जब भी पॉइंट पढ़ो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपके पास समय बहुत कम है। 2 महीने के अंदर-अंदर आपको अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है। 2 महीने के अंदर-अंदर सारे नोट्स के सब्जेक्ट्स जितने भी हैं आपके, जो वीडियोज़ हम दे रहे हैं, इनको पढ़ लीजिए। अगर आपने इन वीडियोज़ को पढ़ लिया, तो मेन टाइम पे एग्ज़ाम पे केवल आपको रिवीज़न का टाइम रहेगा, तो आप रिवीज़न कर लोगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में जो है ना गैप बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, और इस बार चांसेस कम है कि गैप आपको मिले। जैसे कि हमने 2-3 साल से देखे हैं बच्चों के जो गैप हैं वो नहीं मिल पा रहे। ये संडे वनडे आ जाता है, यही एक गैप मिल रहा है, बाकी कोई गैप नहीं मिलता, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होता है ना उस समय फेस्टिवल सीज़न पूरा ख़त्म हो चुका होता है। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मान के चलिए कि आपका जून एंड में या जुलाई स्टार्टिंग में शुरू हो सकता है। अगर जून और जुलाई को छोड़ दिया तो अगस्त में डेफिनेटली है, 100% है, अगस्त से आगे नहीं जाएगा, सितंबर भी क्रॉस नहीं करेगा। अगस्त में ही आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो पूर्व बाल्यावस्था को आपको समझना है, और जो भी चीज़ें इसमें बताई जा रही है वीडियो को उसको समझना है, ठीक है। खिलौने की आयु भी कहा जाता है इसको, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसको कहा जाता है, पूर्व बाल अवस्था को जो है खिलौने की आयु भी कहा जाता है। इसमें और भी पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसमें भाषाई विकास जो है तीव्र गति से होता है, यानी कि जो भाषा बच्चे सीखते हैं वो बहुत तेजी से होता है। इस समय जो आप इनको बच्चों को जो है 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को अगर आप अंग्रेजी
केवल बोलते हैं, अंग्रेजी टूटा-फूटा बोलिए तो भी वो सीख जाएँगे, ठीक है? अगर आप मराठी बोलते हैं तो मराठी सीख जाएँगे, बंगाली बोलते हो तो बंगाली सीख जाते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी कि एज़्यूम करने लगता है कि हाँ, ये ऐसे होता होगा, ये कैसे होता है? कभी-कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? आपने भी देखे होंगे आपके अड़ोस-पड़ोस में जो बच्चे होते हैं, वो अपनी कल्पना शक्ति से पूछते हैं कि भैया ये कैसे होता है? तो बच्चों में वहाँ पे जिज्ञासा जगती है। बालक अकेले खेलना पसंद करता है, क्योंकि उस समय जो है वो अपने आप को इंडिविजुअल साबित करना चाहता है, मतलब कि वो कर सकता है, ये उसको देखने को मिलता है बच्चों में। और बच्चे जो है सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते हैं उस समय, कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। साथ ही साथ इस अवस्था में बच्चों में जो है मुद्रा, भार, मापन जैसी सोच विकसित नहीं हो सकती है या नहीं होती है। मतलब वो पहचान नहीं सकते कि टाइम क्या हुआ है, या फिर 1 किलो क्या होता है, आधा किलो क्या होता है, ये इतने पैसे और उतने पैसे कितने होते हैं, तो ये सब चीज़ें बच्चे जो है नहीं सीख पाते हैं। अब जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर हमेशा पूछता है और हमेशा पूछेगा आपसे, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि लर्निंग जो है आपकी, उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। सबसे पहला तो परिवार आ जाता है। परिवार के बाद में आसपास का जो वातावरण है, हम जिस समाज में रहते हैं, वो समुदाय जिसको हम बोलते हैं, वो प्रभावित करता है। फिर बाद में बच्चा जब स्कूल में जाता है, यानी कि विद्यालय में जाता है, तो वो जो है उसके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। साथ ही साथ उसके जो ग्रुप बनाया है उसने, जो जिस दोस्तों को चुना है, वो जो समवय समूह है, उसको जो है वो भी प्रभावित करता है। परिपक्वता मतलब आपका हो गया मैच्योरिटी। तो ये मैच्योरिटी जब, मतलब जैसे ही समझ विकसित होती है, तो बच्चों को जो है लर्निंग उसका प्रोसेस प्रभावित होता है। साथ साथ में पोषण कैसा दिया जा रहा है, किस तरह का आहार खाता है, और स्मरण शक्ति कैसी है बच्चे की, उसकी योग्यता कैसी है, तत्परता यानी कि सीखने की रुचि कैसी है। और साथ साथ मीडिया जो, आजकल तो मीडिया जो है बहुत ज़्यादा अधिगम को प्रभावित करती है, तो मीडिया का भी एक जो है इसमें रोल इम्पोर्टेंट होता है, जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनके ऊपर जो है अपने विचार आप चाहें तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, पूरे आंसर्स के नंबर आपको मिलते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कारक कौन कौन से हैं। और ये सारे कारक लिखने की आवश्यकता नहीं, इसमें से अगर आप 5 कारक 6 कारक भी लिख देते हो, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने 10 कारक आपको दिखा रखे हैं, तो इसमें से आप 6 कारक 5 कारक भी लिखते हो, तो आपका पूरा जो है सॉल्यूशन सही माना जाएगा और आपको पूरा मिलेगा। अब जो है परिवार कैसे प्रभावित करता है, समुदाय कैसे प्रभावित करता है, विद्यालय या समवाय समूह या परिपक्वता, या फिर साथ में पोषण, स्मरण शक्ति, योग्यता, तत्परता, मीडिया, किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे दिया है ताकि आपको समझ में आए कि हमको लिखना क्या है। तो परिवार के बारे में आप लिख सकते हो, समुदाय के बारे में लिख सकते हो, इस तरह से विद्यालय क्या कैसे प्रभावित करेगा, या जो समूह है वो कैसे आपको प्रभावित करेगा, हमारी लर्निंग को, हमारी अधिगम को। साथ ही साथ परिपक्वता यानी कि जो आपकी मैच्योरिटी है, वो कैसे प्रभावित करती है हमारी लर्निंग को, स्मरण शक्ति कैसे प्रभावित करती है, पोषण कैसे प्रभावित करता है, मीडिया कैसे करेगा, तत्परता कैसे करेगा, योग्यता एवं क्षमता कैसे आपकी प्रभावित करेगी आपके सीखने की शक्ति को। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी होती है। तो इन सभी चीज़ों का आपको देखना है, इसमें से 5 6 7 जो भी आप लिख सकते हैं मैक्सिमम, उनको लिखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो पूछता है आपके बालवाड़ी के बारे में, कि बालवाड़ी क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि बालवाड़ी क्या है। तो बालवाड़ी योजना जो है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजना है। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, या छोटा जो प्रश्न बनेगा उसमें पूछेगा, बालवाड़ी किस के द्वारा संचालित की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है। इस संस्था के द्वारा लगभग 20,000 बालवाड़ी अब तक खोली गई हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक बालक जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह से जो है आपका बालवाड़ी में प्रवेश की आयु 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक की होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है कि बालवाड़ी में प्रवेश की आयु कितनी होती है, तो ये भी पूछता है क्वेश्चन। बालवाड़ी का स्वरूप आंगनवाड़ी से जो है मिलता जुलता ही होता है, परंतु प्रवेश आयु सीमा में थोड़ा अंतर पाया जाता है। यानी कि बालवाड़ी और आंगनवाड़ी जो है दोनों देखने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसमें जाकर एडमिट होना है तो आपकी आयु में अंतर देखने को मिलेगा, कि भाई इस आयु तक जो है बालवाड़ी में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि आपको बताया गया 2.5 से 6 वर्ष तक, और आंगनवाड़ी का अलग नियम है। इस तरह से बालवाड़ी का संचालन करने वाली महिला को बाल सेविका कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बालवाड़ी का
मुख्य उद्देश्य बालकों में प्रारंभिक काल से ही आदर्श एवं उपयोगी आदतों का विकास करना होता है, जिससे कि उनकी चहुमुखी यानी कि पूर्ण रूप से जो है विकास हो सके तथा विद्यालय जाने में बालक किसी प्रकार की अरुचि का सामना ना करे। क्लियर हुआ? बालवाड़ी के माध्यम से बालकों में अनेक प्रकार की उपयोगी जो भी हम जीवन में उपयोग कर सकते हैं उन आदतों का जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। और दैनिक जीवन में नियमित रूप से संपन्न होने वाली क्रियाओं को संपादित करने की उचित विधियों का विकास किया जाता है। जो दैनिक जीवन में हम जो भी चीज़ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, आसानी से क्या हो सकता है, वो चीज़ इसमें बताई जाती है। तो ये सारी की सारी बालवाड़ी के बारे में जो है आपसे पूछा जाएगा कि भाई बालवाड़ी का उद्देश्य क्या है, बालवाड़ी क्यों जो है खोली जाती है। ये सारे क्वेश्चंस किसी तरह से बालवाड़ी का आए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ बालवाड़ी के बारे में और हम बताएं जिसकी आवश्यकताओं के बारे में पूछा गया। बालवाड़ी की आवश्यकताओं पे प्रकाश डालिए। नोट्स कैसे लेने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने पहले बता दिया, व्हाट्सएप पे जो है आपको जीपे या फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, अपना ईयर लिख देना है, आपको जो है नोट्स इमीडिएट मिल जाएंगे। तो बालवाड़ी की आवश्यकता क्या है? समाज जो है इसमें प्राचीन समय से संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी कि सब लोग मिलजुल के रहते थे। आज तो अलग अलग जानते हो, आपका चाचा अलग है, हैं भाई अलग है, भाई भी इवन अलग है। तो पहले क्या है कि आपके चाचा, बड़े पापा, ताऊ जो भी आप बोलते हो सारे के सारे जो है साथ रहते थे, एक ही परिवार था, एकल परिवार कहते थे उसको। सब महिलाएं जो है मिलकर के चूल्हे पे रोटियां बनाती थी। अभी ऐसा नहीं है। तो भारतीय समाज में प्राचीन समय में संयुक्त परिवार की प्रथा थी, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के अन्य सदस्य घर पर ही रहते थे। ठीक है? तो बालवाड़ी की आवश्यकता जो है किस लिए है? इसी वजह से है कि बालवाड़ी में सिखाया जाता है कि भाई पहले ऐसे रहते थे। ये सदस्य जो है बालकों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते थे तथा उनका जो है जीवन उपयोगी क्रियाएँ सिखाते थे कि कैसे तुम्हें क्या करना है, खेती-बाड़ी कैसे करनी है, कुछ करना है तो कैसे। इस तरह से जो है ये आवश्यकताओं पे आप प्रकाश डालेंगे तो बहुत सारी आवश्यकताएँ आपको मिल जाएगी। हाँ भाई, ये सारे पॉइंट मैंने दिए हुए हैं। आप इनको पढ़ोगे तो आसानी से समझ पाओगे। हाइलाइट किया हुआ है बिंदुओं को ताकि आपको और भी बेहतरीन समझ में आए। इस तरह से अगला जो बनता है आपका क्वेश्चन, एक तो आवश्यकता बनेगा, एक उद्देश्य बनेगा कि बालवाड़ी का उद्देश्य एवं महत्व बताइए। तो मैंने आपको उद्देश्य एवं महत्व ऊपर भी बताया था और यहाँ पर जो है उसको फिर से हमने जो हाईलाइट किया है ताकि आप जो है अगर वो नहीं लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है? बालवाड़ी का उद्देश्य क्या है? चहुमुखी विकास करना है, जिसमें बालक जो है प्रारंभिक विकास में जो है उपेक्षित ना हो जाए, यानी कि प्रारंभिक विकास है उसको वो ना समझ पाए, उसके लिए जो है वो विकास जो है मायने ना रखे, इसलिए जो है बालवाड़ी की आवश्यकता होती है। वहाँ पे बच्चे जो है भिन्न भिन्न बच्चों से मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ करेंगे। इस तरह से जो है इसके उद्देश्य और महत्व को हम बता सकते हैं। क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल ध्यान रखना है, बालवाड़ी पे क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। तो आपको जो है ढंग से पढ़ लेना है। ये सारे पॉइंट्स इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन बनता है आपका उसकी बात करूंगा मैं। ठीक है? तो ये सारे के सारी चीज़ें बालवाड़ी के बारे में आप पढ़ लेते हो तो बालवाड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बालवाड़ी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में प्रारंभिक या आधुनिक या माध्यमिक उच्च शिक्षा की समस्याओं का वर्णन करिए। यानी कि आपसे पूछ ले प्रारंभिक जो शिक्षा है उसकी समस्याएं बताइए, या फिर आधुनिक शिक्षा है उसकी समस्या बताइए, माध्यमिक शिक्षा है उसकी समस्या बताइए बताइए, या फिर उच्च शिक्षा है उसकी समस्या बताइए। तो कोई भी शिक्षा की समस्या पूछे, आपको ये पॉइंटों को लिख देना है। छात्रों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने की समस्या होती है विद्यालयों में, प्रारंभिक हो, चाहे आधुनिक हो या माध्यमिक हो या उच्च हो। अभिभावकों की निरक्षरता जो है ये भी एक समस्या है। भाई अनपढ़ हैं तो वो लोग जो है विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा दिलाना नहीं चाहते। उनकी निर्धनता है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। तो इस तरह से जो इन सभी आप चीज़ों को ढंग से पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट इसमें आते हैं। समझ में आ चुका होगा जो मैंने आपको बताया। अगला जो प्रश्न बनता है, विद्यालय एवं घर के संबंधों को प्रभावपूर्ण बनाने हेतु अपने सुझाव लिखिए। विद्यालय और घर के संबंधों को अगर प्रभावपूर्ण बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? हम जो है पेरेंट टीचर मीटिंग रखते हैं जिसको हम अभिभावक का सम्मेलन बोलते हैं, या फिर अभिभावक शिक्षक का सम्मेलन बोलते हैं, जिसमें जो है विद्यालय के प्रांगण में उनको बुलाया जाता है, उनसे कुछ बातें की जाती हैं। माता-पिता से जो है वहाँ पर आपस में जो है कॉन्टैक्ट बनता है, बच्चे में क्या कमियाँ हैं या क्या उसके अंदर जो है अच्छाइयाँ हैं, वो उनको बताया जाता है कि आप ये करवाइए अपने बच्चों को, ज़्यादा सीखेंगे, बेहतरीन सीखेंगे। तो ये सारे संबंधों के हिसाब से जो हम पॉइंट लिखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है बालक की प्रगति रिपोर्ट दिखाते हैं, प्रधानाचार्य क्या सहयोग कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं। इसमें ये पॉइंट्स हैं, इसमें से 5-6 पॉइंट लिखने हैं, आपको ज़्यादा लिखने नहीं होते हैं। हम तो मैक्सिमम पॉइंट देते हैं ताकि आप लोग जो है कोई पॉइंट भूल जाएँ तो आप दूसरा पॉइंट जो है लिख पाएँ। तो इस तरह से हमने आपको जो पॉइंट दिए आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद जो है पाठ्यचर्या की आवश्यकताओं एवं महत्व क्या होती हैं, इस पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन बनता है पाठ्यचर्या का आवश्यकता बताइए या पाठ्यचर्या का महत्व बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पाठ्यचर्या के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से चलती है कि भाई पाठ्यचर्या क्या है। इस तरह से जो है आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। इसमें जो आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं आसानी से। बालकों के लिए क्षेत्र भ्रमण का महत्व हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आएगा। तो बालकों को क्षेत्र भ्रमण क्यों कराया जाता है, उसका क्या महत्व है, ये हम बता सकते हैं कुछ पॉइंटों के माध्यम से। तो इन पॉइंटों के माध्यम से बता सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ें तो कक्षा को समावेशी बनाने के उपाय क्या होते हैं। भाई कक्षा को समावेशी बनाने के उपाय यानी कि सब लोग जो है आसानी से सीख पाएँ, सब लोग जो स्वतंत्र रूप से सीख पाएँ, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो ये कुछ उपाय यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आप पढ़ के समझ सकते हैं। ये सारे के सारे उपाय हो जाते हैं इसके। ठीक है, ये सारे के सारे आप देख रहे हो उपाय, ये सारे के सारे उपाय हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो उपाय आप याद कीजिए। 5 पॉइंट से ज़्यादा आपको याद करना ही करना है, बड़े क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें। पियाजे के संज्ञात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताइए। ठीक है, तो वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो 4 अवस्थाएं जो है आपको बता दिया है। संवेदी प्रेरक अवस्था मैंने बताया था कि 801 हो, चाहे 802 हो, 803 हो, 804 हो, 805 हो, 806 हो। इस तरह से जो भी आपके क्वेश्चन पेपर्स के कोड्स हैं जिनका आपका सब्जेक्ट पता है, तो उसमें जो है पियाजे हमेशा आता रहेगा, पियाजे हमेशा घूमता रहेगा। तो आप ये मत सोचिए कि मैंने 801 दे दिया तो 801 का कोई मतलब नहीं है, 802 में तो वहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। पियाजे हर जगह पे घुसा हुआ है। तो इस तरह से हर विषय में हर जगह पे कोई ना कोई जो है एक बंदा घुसा हुआ है, दो बंदे घुसे हुए हैं जिनके क्वेश्चंस आपसे दोबारा पूछे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको केवल शिक्षक बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में पूछ ले। इस सब्जेक्ट में पियाजे का नहीं आएगा, 801 में नहीं पूछा तो 802 में पूछ लेगा, 802 में नहीं पूछा तो 803 में पूछ लेगा। इस तरह से किसी भी विषय में किसी भी सब्जेक्ट कोड में पियाजे के बारे में पूछा जा सकता है। तो इसीलिए बताया था कि जितने भी आपके कोड्स के विषय हैं, यानी कि 801 से लेकर के जो भी आपके 812-13 विषय हैं, तो उन विषय में जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है उन सभी को पढ़ लीजिए स्टार्टिंग से ही। अभी पढ़ लीजिए, आपके पास समय कम है। बाद में जो है आपको फिर हवा हो जाएगी, यानी कि आप उस समय सोचेंगे क्या पढूं, क्या करूं, कैसे करूं, वो परेशानी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पियाजे की संज्ञात्मक अवस्थाएं जो है वो 4 है। कौन कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था जिसको बोलते हैं हम, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, साथ ही साथ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सभी की उम्र आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछता है कि संवेदी प्रेरक अवस्था की आयु कितनी होती है, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी आयु आपको जो है चित्र के माध्यम से बताया गया है। पहली क्या है, दूसरी क्या है, तीसरी क्या है, चौथी क्या है। देखो यहाँ पे सब कुछ है। इसके बारे में समझाया भी गया है कि संवेदी प्रेरक अवस्था में क्या होता है, जो कि 0 से 2 वर्ष होता है। साथ ही साथ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये जो 2 से 7 वर्ष होता है, इसमें क्या होता है, पियाजे क्या बोलते हैं। साथ ही साथ जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, 7 से 11 वर्ष होता है, इसमें बच्चा क्या सीखता है। साथ ही साथ जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, ये 11 से 15 वर्ष का होता है, इसमें पियाजे का क्या मत है। तो ये सब चीज़ें आपको ढंग से पढ़नी है। साथ ही साथ जो मैंने बताया है कई बार कि आपको नोट्स पूरे सब्जेक्ट के तैयार हो चुके हैं। बहुत बच्चों ने बहुत पहले डिमांड करी थी कि सर हमारे नोट्स प्रोवाइड करिए, नोट्स प्रोवाइड करिए। अब आपके नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिए गए हैं। हमेशा आपको जो है इन्फॉर्म किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें पूछेगा मापन, आकलन और मूल्यांकन में अंतर। हमेशा पूछेगा, या तो मापन पूछ लेगा, आकलन पूछ लेगा, मूल्यांकन पूछ लेगा, या तीनों पूछ लेगा एक साथ में। तो मापन और आकलन जो है एक ही बात होती है, मूल्यांकन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इसमें जो बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंटों को आपको देख लेना है कि भैया ये अंतर होता है। इसमें से आप जो ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 7 पॉइंट आपको जो है एग्जाम में लिखने होते हैं आंसर में, आंसर शीट में। बाकी हमने पूरे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो पॉइंट आप जो है याद कर सकते हैं। इस तरह से अगला जो क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मुख्य उत्तरदायित्व लिखिए, यानी कि उनकी क्या ड्यूटी होती है। आंगनवाड़ी जो आंगनवाड़ी में जो कार्य करते हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है, यह बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इनकी जो भी दायित्व होते हैं, जो इनकी ड्यूटी होती है, इनको पॉइंटों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है यहाँ पे। इस तरह से आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, शाला पूर्व तैयारी की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे शाला पूर्व तैयारी की अवधारणा जो है वो कैसी बनती है, या फिर इसके लिए कौन कौन सी गतिविधियां मुख्य होती हैं, वर्णन कीजिए। ये भी इस तरह से पूछ सकता है कि शाला पूर्व तैयारी में कौन कौन सी गतिविधियां मुख्य होती हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, शाला पूर्व तैयारी की अवधारणा क्या होती है, ठीक है, साथ ही साथ इसकी गतिविधियां क्या होती हैं, ये देखो यहाँ पे आपको बताया गया है।
थार्डनाइक के सीखने के नियम लिखिए। तो इनके सीखने के मुख्य नियम भी हैं, गौण नियम भी है। हर सब्जेक्ट में आपने देखा है, मैंने अभी पिछला पेपर भी आपको बताया था कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें भी थार्डनाइक का जिक्र था। तो मैंने बताया पियाजे, थार्डनाइक, दूसरे जितने भी हैं, ब्रूनर, इन सब के प्रिंसिपल्स जो है आपसे हर पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िए। मूल्यांकन के कोई उद्देश्य बताने हैं आपको, तो कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं मूल्यांकन के? एवोल्यूशन के, तो आप बता सकते हैं इवोल्यूशन के जो है ये उद्देश्य हो सकते हैं। इस तरह से जो है ईसीसीई का पूरा नाम, मैंने जैसे कि आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ईसीसी का नाम पूरा पूछा जाता है। बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा, जिसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, ये है पूरा इसका फुल फॉर्म। अब इसमें अगला क्वेश्चन बनता है ईसीसी प्रारंभिक बचपन का प्रभाव एवं आवश्यकता बताइए। ईसीसी प्रारंभिक बचपन के प्रभाव एवं आवश्यकता क्या क्या हो सकती है, तो हम इन पॉइंटों के माध्यम से जो है स्पष्ट कर सकते हैं। इस तरह से पूर्व पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसको हम जो है ईसीसी के नाम से जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे भी कुछ इस उद्देश्य लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन छोटा और बड़ा हो, इसलिए जो है दो बार इस क्वेश्चन को दिया गया कि आप छोटा पूछे तो ये लिख दो, बड़ा पूछे तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो लिख दो। इस तरह से अगला जो क्वेश्चन है, प्रारंभिक बचपन में शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो प्रारंभिक बचपन में शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है किंडरगार्टन विद्यालय जो है इसमें कौन सी न्यूनतम आयु होती है? 4 वर्ष की आयु जो है न्यूनतम मानी जाती है। नर्सरी स्कूल जिसको हम बोलते हैं, ये 2 से 4 वर्ष की आयु इसमें न्यूनतम। मॉन्टेसरी स्कूल में 2 से 6 वर्ष की आयु, ये ध्यान रखना है, आयु आपसे पूछी जाती है। बाल विकास के चरण की अवधारणा को स्पष्ट करना है। बाल विकास के जो चरण हैं वो कौन कौन से चरण होते हैं? तो भैया जो है जन्म से 1 वर्ष के विकास के चरण कौन कौन से होते हैं? आयु होते हैं, महीने। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे देखिए आयु 1 महीने, आयु फिर 3 महीना, आयु है 6 महीना, आयु 9 महीना, आयु 1 वर्ष। इस तरह से जो है विकास का जो चरण है वो आप बता सकते हैं कि भैया बाल विकास के विभिन्न चरण जो है जन्म से 1 वर्ष में ये होता है। फिर 1 से 2 वर्ष के चरणों को आप लिखेंगे तो इसमें आप बता सकते हैं कि शारीरिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। और 2 से 3 वर्ष तक के चरण लिखेंगे तो इसमें शारीरिक, भाषा और सामाजिक विकास भी होता है। अगला जो प्रश्न बनता है आपका, विद्यालय में प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो हम जो भी सीखते हैं उसमें कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं तो आपको बताना है। तो विद्यालय में जो प्रारंभिक अधिगम की चुनौतियाँ आती हैं कुछ इस प्रकार से आप 6 पॉइंटों के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है बाल चौपाल पर निबंध लिखिए। हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये ध्यान रखना है। बाल चौपाल पर निबंध जो है आपको लिखना है कि कैसा निबंध आप लिख सकते हैं। अगर हम थोड़े से शब्दों में बताएं तो यहाँ पर जो है हम बता सकते हैं कि बाल चौपाल जो है ये मध्य प्रदेश में शिक्षा और देखभाल के अंतर्गत जो है आयोजित होती है। इसमें प्रत्येक माह की 25 तारीख को जो है एक सभा आयोजित की जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा बाल चौपाल कब आयोजित की जाती है, किस तारीख को आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक माह के 25 तारीख को ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये उद्देश्य आप इसमें लिख देंगे तो निबंध में जो है ये आपका काउंट हो जाएगा। प्रारंभिक वर्ष में साक्षरता एवं अंक ज्ञान के चरण लिखिए कि प्रारंभिक वर्ष में जो है कैसे शिक्षा जो है दी जाती है, साथ ही साथ उनको अंक का ज्ञान यानी कि जो आपके मैथमेटिकल जो भी साइंस है जैसे 1 2 3 4 है, इनको कैसे सिखाया जाता है, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो यहाँ पे साक्षरता का ज्ञान कैसे करते हैं, उसके चरण है। प्रथम अवस्था क्या होती है, द्वितीय अवस्था क्या होती है। प्रथम अवस्था में जो है लिखने की तैयारी कराई जाती है, द्वितीय अवस्था में जो अक्षर रचना कि कैसे उसको लिखेंगे, तृतीय अवस्था में शब्द या वाक्य रचना होता है जिसमें हम जो हमने सीखा है अ, अक्षर को, उस अक्षर के द्वारा जो है शब्द बनाना या वाक्य बनाना। और चतुर्थ अवस्था में जो है अभ्यास करना और आदर्श लेखन यानी कि अच्छी राइटिंग जो है निबंध के द्वारा हम उसको तैयार करवाते हैं। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट चरण जो है अंक ज्ञान। तो प्रथम चरण जो हो जाएगा इसमें अंक को देखना या सुनना, द्वितीय चरण में उसको दोहराना, तृतीय चरण में जो है नकल करके लिखना यानी देख करके लिखना, और चतुर्थ चरण में जो है अंक रचना यानी कि खुद वो अंक जो है अब बना सकता है, जोड़ कर सकता है, घटा कर सकता है, गुणा भाग कर सकता है। प्रारंभिक बचपन में अधिगम को सरल बनाने हेतु खेल एवं गतिविधियों पर आधारित शिक्षा का महत्व जो है क्या है आपको बताना है। तो ये सारे के सारे शिक्षा के वो महत्व हैं जिनको आपको लिखना होगा इस क्वेश्चन के आंसर्स में। तो ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद जो है बाल अवस्था की विशेषताएं बताइए, बाल अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो बाल अवस्था हम जो बोलेंगे, एक पूर्व बाल अवस्था होती है, एक बाल अवस्था होती है। बाल अवस्था जो है 6 से 12 वर्ष तक की आयु को माना जाता है। इसकी जो भी विशेषताएं हैं इसमें हम बता सकते हैं, सामाजिक गुणों का विकास होता है, मानसिक योग्यता का विकास होता है, उसमें वृद्धि होती है, संग्रह करने की यानी कि कोई कोई भी चीज़ इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ती है इस उम्र में, जिज्ञासा की प्रबलता होती है यानी जानने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है, रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है यानी कि कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, किसी को जोड़ना, तोड़ना, फोड़ना, बनाना,
ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंटरेस्ट आने लगता है। नैतिक गुणों का विकास होता है, यानी कि जो है आप सम्मान की भावनाएँ जो हैं जागते हैं। साथ ही साथ जो है इस उम्र में दूसरों का रिस्पेक्ट करते ही करते अपने अंदर जो सुधार हो सकता है वो भी होता है। इसी उम्र में होता है वो। और काम की प्रवृत्ति की न्यूनता, यानी कि इस उम्र में जो है बच्चे काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो खेलने-कूदने पे या फिर मौज-मस्ती में ज़्यादा ध्यान देंगे। इस तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, किंडरगार्टन या फिर मॉन्टेसरी स्कूल जिसको हम बोलते हैं, उस पे जो है आपको लेख लिखना है या फिर निबंध लिखना है तो आप बता सकते हैं। और इसी में आपका एक क्वेश्चन बनता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 को समझाइए। तो अब मैंने किंडरगार्टन के स्कूल के बारे में, मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में जो लेख बताया हुआ है, इससे पहले वाले पेपर में बता दिया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो है 2010 का जो शिक्षा अधिनियम है या अधिकार का अधिनियम है वो क्या है, तो यहाँ पर जो है हमको बताया गया है कि बच्चों को जो है शिक्षा की गारंटी दी गई है। साथ ही साथ 25% स्थान जो है गरीब छात्रों के लिए निजी संस्थानों में दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है शिक्षा की व्यवस्था की गई है। भेदभाव जो है यहाँ पे समाप्त किया गया है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंटों को आप जो है लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछता है आपसे, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं? समाजीकरण का मतलब क्या होता है कि भाई एक जो प्राणी बनता है वो समाज में ही बनता है, और समाज की परंपराओं, मान्यताओं और जो आदर्श होते हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं, उन्हीं को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यही जो है समाजीकरण होता है बच्चों का। अगला जो है आपसे पूछा जाता है, समाजीकरण की प्रक्रिया और उसके कारक स्पष्ट कीजिए। तो कैसी प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पे जो है पालन पोषण कैसे निर्भर करता है बच्चों पे, ये ध्यान रखना है। तो हमें लिख देना है, सामाजिकरण में जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट चरण है पालन पोषण। उसके बाद सहानुभूति, किससे जो है बच्चा जुड़ा रहता है। सहकारिता है, निर्देश है, आत्मीकरण है, अनुकरण है, यानी कि सीख करके जो है उसको वापस दोहराना है। सामाजिक शिक्षण है, पुरस्कार और दंड भी है, जब गलती करते हैं तो पीटते भी हैं और अच्छा करते हैं तो पुरस्कार यानी कि कुछ ना कुछ उसको देते भी हैं। 28वां क्वेश्चन है, बालक का सामाजिकरण करने वाले तत्व कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। कौन कौन से तत्व हैं, जिसमें परिवार आता है, पड़ोस आता है, स्कूल आता है, खेल कूद आता है, जाति भी आती है। देखो, हर जाति के बच्चे एक दूसरे के साथ नहीं खेलते, अलग अलग जाति के बच्चे अलग अलग खेलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ समुदाय और समाज, जो धर्म है, ये सारी चीज़ें परिभाषित करती है। इसके बारे में आप जो है मेन पॉइंट आपको याद रखना है, इसके बारे में फिर आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। हार्नाइक ने अपने प्रयोग किस पर किया था, तो भूखी बिल्ली पे किया था। ईसीसी कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है, वो बाल केंद्रित होती है। सूक्ष्म पेशीय कौशल क्या है, तो ब्लॉक बनाना होता है। और परियोजना विधि के परिवर्तक कौन है, तो WH जो है किलपैट्रिक है। हार्नाइक का अभ्यास का नियम संबंधित किससे है, सीखने से है। मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम सोपान यानी प्रथम स्टेज क्या है, तो शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना। बाल सदन की स्थापना भारतीय बाल नीति वर्ष खालिस्तान के अनुसार हुई, तो 1974 के अनुसार हुई है। गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशु में खालिस्तान परिवर्तक कहलाता है, तो इसको रूटिंग परिवर्तक कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। पियाजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख व्यवहार जो है खालिस्तान होता है, तो आत्म केंद्रिता होता है। इस तरह से बच्चों की प्रगति में आकलन हेतु जब प्रेक्षण वास्तविक जगत की स्थिति में किया जाता है, तो उसे जो है असहभागी प्रेक्षण कहते हैं, वास्तविक जगत में जो सिखाया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, जिसको NCF जो बोलते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, तो याद रहे 2005 में, ठीक है। चौथे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में इसको प्रस्तावित किया गया था। बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, जिसमें बालक के खालिस्तान विकास होता है, तो बालक का सार्वजनिक विकास होता है, यानी पूरा विकास होता है। वृद्धि का अर्थ बालकों की खालिस्तान के विकास से है, तो वृद्धि का मतलब होता है शारीरिक रचना का विकास, ठीक है। इसके बाद जो है उत्तर बाल्यावस्था का उम्र जो है खालिस्तान वर्ष तक होती है, तो 6 से 12 वर्ष तक होती है। भाषा शिक्षण की विधियां लिखिए, तो भाषा शिक्षण की विधियां अनुकरण है, प्रत्यक्ष विधि है, व्याख्यान विधि है, इकाई विधि है, आगमन और निगमन विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, समस्या समाधान विधि है, और ध्यान रखना है समवाय विधि भी है। तो इस विधियों को आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी पूछ सकता है कि अनुकरण विधि को समझाइए, प्रत्यक्ष विधि को समझाइए, व्याख्यान विधि क्या होती है, इकाई विधि को बताइए, आगमन और निगमन विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रोजेक्ट विधि से आप क्या समझते हैं, समस्या समाधान विधि क्या होती है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ये पॉइंटों का आपको ध्यान रखना है। किंडन गार्डन पद्धति जो होती है उसके बारे में आपको बताया है, कब शुरू हुआ था इसमें आपको दिया गया है, ठीक है। इसका नाम किंडन गार्डन क्यों रखा गया है, ये भी आपको बताया गया है। तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है।
मारिया मांटेसरी की शिक्षा पद्धति के बारे में आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि मारिया मांटेसरी की शिक्षा पद्धति क्या थी, इसको कब इजाद किया गया था। कभी कभी पूछता है मारिया मांटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ की निवासी थी। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसलिए ढंग से पढ़ना है आपको। नोट्स लेने के लिए जैसे मैंने बताया है, आप फर्स्ट ईयर के नोट्स 499 में और सेकेंड ईयर के नोट्स 599 में प्राप्त कर सकते हैं, जीपे या फ़ोनपे करके। नंबर आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखित है। आपको केवल व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप पे भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको जो है उसका समाधान बता सकते हैं। बाल अवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कि जो बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको बताना है। तो सारी व्यवस्थाएं जो है, विशेषताएं लिखी गई हैं बाल अवस्था की। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अगर केवल सीधा सीधा पूछे तो यहाँ पे आपसे दो तरह से पूछता है। एक पूछता है कि शिक्षार्थी संबंधी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। शिक्षार्थी संबंधी यानी कि विद्यार्थी संबंधी। और साथ ही साथ जो है आपसे कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो बोलता है अधिगम को प्रभावित करने वाले वो कारक स्पष्ट कीजिए जो शिक्षक से जुड़े हो या संबंधित हो। तो आपको ध्यान रखना है, ये दोनों कारक आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। इस तरह से आपका जो है अधिगम की विशेषताएं पूछेगा आपसे, लर्निंग की क्या जो है क्वालिटीज़ है। तो अधिगम जो है विकासिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, अनुभवों का संगठन है। ये सारे पॉइंट जो है आप इसमें लिख सकते हैं। खेल क्या है, विशेषता एवं प्रकार बताइए। तो खेल क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है एक दूसरे के रिलेटेड मिलेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि 801, 802, 803, 804, 805 जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उनको पहले ही पढ़ लो, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और जितना जल्दी आप पढ़ लोगे, जितनी जल्दी अपनी तैयारी कर लोगे ना, आपको अपनी फीलिंग ऐसी हो जाएगी आपकी, आप मन ही मन गदगद हो जाओगे। मैंने हाँ पढ़ लिया है, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हो चुकी है। अब लास्ट टाइम में मैं रिवीजन करके जाऊंगा और मैं सारे क्वेश्चंस करके आऊँगा, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से आप खेल के बारे में बता सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, जो है खेल के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ बता सकते हो आप, बहुत सारे खेल हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जननी सुरक्षा योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जो है इसकी योजना जो है प्रारंभ की गई थी। और योजना का प्रारंभ कब किया गया था, ये भी आपको बताना है। इसके उद्देश्य क्या हैं, ये उद्देश्यों को इस माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हैं। कार्यात्मक विकास के प्रकार क्या हैं, ये आप बता सकते हैं। स्थूल है और सूक्ष्म, दो ही होते हैं, ध्यान रखना है। स्थूल के बारे में आप यहाँ से समझा सकते हो पॉइंट के माध्यम से, और सूक्ष्म को यहाँ से समझा सकते हो। इसके बाद में क्रियात्मक विकास का महत्व क्या होता है, तो ये सारे महत्व हैं। इन सारे महत्वों को आपको ध्यान रखना है। शारीरिक विकास में सहायक होता है क्रियात्मक विकास, मानसिक विकास में सहायक होता है, स्वावलंबन यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने का जो है कार्य करता है, आत्मनिर्भरता में सहायता प्रदान करता है। तो इस तरह सारे पॉइंट लिखना है आपको। ये महत्व में इतने पॉइंट लिख दोगे, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। बाल सभा के उद्देश्य एवं लाभ बताइए। तो उद्देश्य आप लिख सकते हो इस तरह से, लाभ भी यही आ जाएंगे। इसके बाद में संचित अभिलेख किसे कहते हैं, हमेशा पूछता है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। मातृ शिक्षक संघ किसे कहते हैं, तो मातृ शिक्षक संघ ये हो गया। इसके अलावा जो है शेष अवस्था में बच्चों का सामाजिक विकास जो है किस प्रकार होता है, कौन सी उम्र में होता है, ये मैंने बताया हुआ है। बाल्य अवस्था में बच्चों का सामाजिक विकास किस तरह से होता है, कौन सी उम्र में होता है, ये आपको बताना है। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। ध्यान रखना है, जो चीज़ें बता रहा हूँ नोट कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। किशोरावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास किस तरह से होता है, जो कि 12+ आयु में होता है, तो उसको आपको लिखना है। तो इस तरह से लिखना है। सारे नोट्स को ढंग से तैयार करिए, पढ़िए। किशोरावस्था की विशेषताएं पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती है, बाल्यावस्था की पूछता है, किशोरावस्था की पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको विशेषताएं लिख देनी है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो भैया अनुवांशिकता प्रभावित करती है। जन्म एवं जन्म पूर्व की परिस्थितियां भी प्रभावित करती है। ठीक है, कि जन्म किस समाज में कहाँ पे कैसे हुआ है, वो भी आपको बताना होता है। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं इसमें। साथ साथ पोषण जो है, भाई डाइट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके विकास में, तो ये आप बता सकते हो। वातावरण आपका आसपास का कैसा है, आप कन्नड़ वातावरण में रहते हो, उड़िया में रहते हो, या फिर आप बांग्ला में रहते हो, आप स्विट्जरलैंड में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, तो वहाँ का जैसा वातावरण होगा बच्चा वैसा सीख जाएगा, वहाँ की भाषा सीख जाएगा। भले उसको अंग्रेजी ना पढ़ा हो, अंग्रेजी ना आती हो, तो भी वो अंग्रेजी वहाँ जाके सीख जाएगा। वहाँ का कोई विदेशी बच्चा यहाँ पे रह जाए किसी समाज में, तो वो अंग्रेज होते हुए भी यहाँ पे हिंदी सीख जाएगा। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। लिंग का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लड़का लड़की में भेदभाव जो है, परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है, वो भी प्रभावित करती है। ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें आपको बतानी है। शिक्षक भी प्रभावित करता है, साथ ही साथ जनसंचार के माध्यम जो है ये भी प्रभावित करते हैं। आजकल तो गूगल प्रभावित करता है। साथ ही साथ जो है आप बता सकते हो आपका
इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं। बाकी नोट्स लेने के लिए जो है आपको संपर्क करना है, तो आप जो है इस माध्यम से नोट्स ले सकते हैं। जो विषय आप देख चुके हो सारे नोट्स उपलब्ध हैं, जो नहीं देखे हैं वो भी उपलब्ध है, यानी कि सारे विषय के नोट्स एक साथ में उपलब्ध हैं। आप इनको जितनी जल्दी हो सके पढ़ लीजिए, फ़ायदे में रहेंगे और आराम से कामयाबी आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।